Hello students, welcome to my channel The Biology Link. So in today's video, we will start chapter number 17, Breathing in Exchange of Gases, and we will be understanding this from NCERT and हम इसमें लाइन बाय लाइन हर चीज़ को अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे. ठीक है, तो let's start the chapter. As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules जैसे कि glucose to derive energy for performing various activities. हम जानते हैं जैसे कि जो ग्लूकोज है उसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो वो एनर्जी में टूटेगा प्लस CO2 में टूटेगा. जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इधर उससे हम अपने जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करते हैं. और जो ये CO2 है ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है. कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन देखने को मिलती हैं, एक होती है कैटाबॉलिक एंड दूसरी होती है एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक क्या होती है, जिसमें टूटता है, जैसे इसमें ग्लूकोज टूट रहा है, दैट इज़ कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक में वी आर मेकिंग समथिंग. ठीक है, तो ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है इसमें जो ग्लूकोज है वो CO2 में भी ब्रेक डाउन हो रहा है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट. हम जानते हैं कि हमें कंटिन्यूसली एनर्जी की नीड है. तो एनर्जी के लिए हमें क्या करना है, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा. और कौन तोड़वाता है, ऑक्सीजन. तो हम जानते हैं कि हमें पूरे टाइम ऑक्सीजन की क्या है, नीड है. ठीक है, हमेशा. और ये जो CO2 है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हम उसको चाहते हैं कि हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो हमें कंटिन्यूसली CO2 को भी रिलीज़ करना है. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन को और CO2 को, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग और कॉमनली इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेशन. अगर जब हम अपना हाथ चेस्ट पे रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी चेस्ट है इट्स मूविंग अप एंड डाउन. इसका मतलब क्या है कि हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गन यूज़ करता है, कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करता है. ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट. ह्यूमन का हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे इसमें. तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन से. तो हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर एनिमल्स में सबका अलग अलग तरीका होता है, मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का. और वो प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है कि वो उसका हैबिटेट क्या है प्लस उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि सेल्यूलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है. उसके अकॉर्डिंग सेल्यूलर होगा तो ईजिली जैसे डिफ्यूजन के थ्रू कर लेगा, ईजी वे में करेगा. ऑर्गन सिस्टम है तो उसको प्रॉपर एक चाहिए, जैसे हम लोग जो ह्यूमन्स है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें पूरा प्रॉपर लंग्स चाहिए जिससे हम ब्रीथ कर सकें, राइट. लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटफॉर्म्स एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी. ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि स्पंज है ये, तो ये उसका जो बॉडी सरफेस है इसी के थ्रू वो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर लेगा. ठीक है, बॉडी सरफेस पे कर लेगा. इट डजंट नीड एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पंजेस, सीलेंट्रेट एंड फ्लैटफॉर्म्स. नेक्स्ट जो अर्थफॉर्म्स हैं दे यूज़ देयर मॉइस्ट क्यूटिकल. ठीक है, अर्थफॉर्म क्या यूज़ करते हैं, जो मॉइस्ट क्यूटिकल. और जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास क्या है, ट्यूब्स का नेटवर्क है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में एटमॉस्फेयर के पूरे बॉडी के अंदर. ठीक है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज ट्रैकियल ट्यूब्स. ठीक है, अब जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि गिल्स वो कहाँ देखने को मिलेंगे, दैट इज़ यूज्ड बाय एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलस्क. ठीक है, वहीं जो वेस्कुलराइज्ड बैग्स हैं यानी कि लंग्स वो कहाँ देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे. ठीक है, वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस हैं
वो गिल्स यूज़ करती हैं। वहीं जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ये रिस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स। वी कैन से कि राम respire through lungs, that is reptiles, aves and mammals, and fishes respire through gills। ठीक है। जो एम्फीबियंस हैं जैसे कि जो फ्रॉग है, इट ऑल्सो रिस्पायर थ्रू स्किन। ठीक है। जो मैमल्स हैं उनके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स है जो कि कहाँ ओपन हो रही है, अबव द अपर लिप्स। ठीक है। उसके बाद पहले हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रल है, ठीक है, दैट टू वी हैव अ पेयर ऑफ इट। देन इट लीड्स टू नेसल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज। तो उसके बाद नेसल पैसेज में जाती है एयर एंड उसके बाद नेसल चैम्बर में जाती है। द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। जो नेसल चैम्बर है वो किस में ओपन होगा, फेरिंग्स में। एंड फेरिंग्स इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है दैट इज़ कॉमन फॉर फूड एंड एयर। ये एक कॉमन पैसेज है जो फेरिंग्स है, दैट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। ठीक है। उसके बाद जो फेरिंग्स है विल ओपन इनटू लैरिंग्स एंड देन टू ट्रेकिया। लैरिंग्स में जाएगा एंड देन इट विल गो टू ट्रेकिया। जो लैरिंग्स है वो क्या है, साउंड बॉक्स है, कार्टिलेज से बना है एंड इट हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि वो साउंड बॉक्स है। ठीक है। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin cartilaginous flap called epiglottis. This is glottis. उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ग्लॉटिस, उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। जैसे कि हम खाना खा रहे होते हैं तो ये जो होता है वो बंद कर जाता है ताकि इसमें हमारा फूड ना जाए। ठीक है। Cartilaginous flap, that is of elastic, that is epiglottis. What its function is, it prevents the entry of food into the larynx. ठीक है, this is important. उसके बाद जो ट्रैकिया है वो क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी में डिवाइड हो जाती है इंटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई कौन से पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे। सो इट T5 पे ये डिवाइड हो जा रही है ब्रोंकाई में। ठीक है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब वो फर्दर डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। उसके बाद द ट्रेकिया, इसके आई राइट ब्रोंकाई, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, secondary bronchi, then tertiary bronchi, then we have initial bronchioles, next we have terminal bronchioles, ठीक है। देन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारी ट्रेकिया है, ब्रोंकाई चाहे प्राइमरी ब्रोंकाई हो, सेकेंडरी ब्रोंकाई हो, टर्शरी ब्रोंकाई हो, प्लस जो हमारी इनिशियल ब्रोंक्यूल है वो किससे सपोर्टेड है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, दैट इज सी शेप्ड रिंग। ये किस लिए होती है, जैसे कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, कभी हम ब्रीद ना करें, लाइक फॉर
इंस्टेंस लेट्स टेक कि जब हमारे इसमें हवा नहीं है तो ये कोलैप्स ना कर जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव दिस इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ट्रेकिया में प्रेजेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियोल में प्रेजेंट है, प्लस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है। Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structures called alveoli. उसके बाद जो terminal bronchiole है उसका further division क्या है? It will add into alveoli. ठीक है, alveoli क्या है? Thin है, बहुत पतली है क्योंकि उनके थ्रू एक्सचेंज होना है, तो दे नीड टू बी वेरी थिन, क्योंकि ये एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और ये इरेगुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर है और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, द ब्रांचिंग और नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli comprises the lung. That's also important. This is also important. ठीक है, लंग्स के अंदर क्या क्या है? ट्रैकिया तो लंग्स के अंदर नहीं है। लेट्स सी इन दिस डायग्राम, ये ट्रैकिया, ये लंग्स के अंदर नहीं है। लंग्स के अंदर क्या है? ये ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्शियरी ब्रोंकाई है, प्लस इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल प्लस एल्वेलाई। तो हम कह सकते हैं जितने ब्रोंकाई का नेटवर्क, ब्रोंक्यूल्स का नेटवर्क और एल्वेलाई का नेटवर्क मिलके इट मेक्स लंग्स। ठीक है, हमारे पास दो लंग्स होती हैं जो कि डबल लेयर्ड प्लूरा से कनेक्टेड है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड है। इसका काम क्या है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग सरफेस पे। ये जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, दिस इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, while the inner pleural membrane is in contact with the lung surface, ये जो बाहर वाली है वो thoracic lining, ये वी कैन से उसके कांटेक्ट में या फिर thoracic cavity के कांटेक्ट में, और जो इनर वाली है वो लंग्स की इनर लाइनिंग के कांटेक्ट में। ठीक है, the parts starting with external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. जो हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से हम गए थे नेसल पैसेज में, नेसल चैम्बर में, इनर नोस्ट्रल्स में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, फिर उसके फर्दर पार्ट्स, फिर ब्रोंक्यूल्स में इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ से यहाँ तक क्या है? हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, यानी कि वो एयर कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो एल्वेलाई हैं प्लस जो उसकी डक्ट्स हैं, ये फॉर्म करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि हमारा रियल जो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एल्वेलाई में प्लस उसके डक्ट्स में। तो क्या बनाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बनाती है। ठीक है, अब कंडक्टिंग पार्ट के हमें पढ़ना है कि क्या फीचर्स हैं, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। पहला क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसके? एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई तक पहुँचाता है। सेकेंड, उसको क्लियर करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, इट क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह इन सबको। फिर ह्यूमिडिफाई करता है, राइट, और जो एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करता है। कभी बहुत ठंडी हवा है, कभी बहुत गर्म हवा है, तो उसको क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करता है। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। जो एक्सचेंज हो रहा है, जो रियल डिफ्यूजन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? एल्वेलाई में हो रहा है, राइट, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। तो हम कहते हैं कि ये क्या है? एक्चुअल डिफ्यूजन का पार्ट है।
The lungs are situated in thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. जो lungs हैं हमारे वो कहाँ प्रेजेंट है? thoracic chamber में, जो कि anatomically क्या है? एक airtight chamber है. जो thoracic chamber है वो dorsally पीछे की तरफ किससे बना है? vertebral column से बना है. आगे की तरफ ventrally किससे बना है? sternum से बना है. लेटरली साइड में उसको रिब्स बना रही हैं और लोअर साइड पे जो उस पर प्रेजेंट है वो क्या है? डायोफ्राम. द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट कि एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी. जो भी चेंज हमारा थोरैसिक कैविटी में हो रहा है वही चेंज हमारा लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि पल्मोनरी कैविटी में वही सेम चेंज होगा. ठीक है, अगर इसमें वॉल्यूम में चेंज है, इसमें प्रेशर में चेंज है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी. सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग. वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम. हम डायरेक्टली इसको नहीं ऑल्टर कर सकते. हम इसमें जो चेंजेस होते हैं वही चेंजेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या हैं. पहला क्या है कि जो हम लोग ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन हमारा पहला स्टेप है. इसमें क्या करेंगे? जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर लेंगे और जो CO2 रिच एल्वेओलर एयर है उसको बाहर निकालेंगे. पहला इज ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफ्यूजन ऑफ. अब एल्वेलाई में अब हमने वो ले ली, अब वो कहाँ गई? एल्वेलाई में गई. अब वहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन होगा गैसेस का. ठीक है, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होगा. उसके बाद जो वो गैस है, मतलब डिफ्यूजन किसके बीच में हो रहा है? एल्वेलाई और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन होगा. अब क्या है? वो ब्लड क्या है? वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा. राइट. उसके बाद डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. अब टिश्यू के पास आ गया. ठीक है, तो वहाँ पे फिर से अगेन डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा. ठीक है, फिर वो सेल में जाएगा. वहाँ पे सेल क्या होगा? सेल रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, जिसमें ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्लस CO2 में टूटेगा. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी इन डिटेल. Exchange of gases, transport of gases and disorders regulation we will be understanding in the part 3. I hope आपको सब समझ में आया होगा. So don't forget to like the video and subscribe to my channel. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you.